जब हम ये सारी रोशनी करते हैं तो बहुत कीमती चीजें हमसे छूट जाती हैं। तारे। बहुत अरसा पहले जब रोशनी के लिए सिर्फ आग इस्तेमाल होती थी, तब तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी करीबी था। हजारों पीढ़ियों तक हमने तारों को इस तरह देखा मानो हमारी जिंदगी उन्हीं पर निर्भर हो, और होता भी यही था। हम इंसान न तो उन जानवरों से बड़े थे, न ताकतवर और न तेज जिनसे हमारा मुकाबला था, मगर एक चीज हमारे हक में थी, हमारी दिमागी ताकत। और उसी की एक खूबी थी पैटर्न पहचानने की काबिलियत। हर रात हम तारों को देखते रहते थे और वक्त के साथ हमारे पूर्वजों को लगने लगा कि तारों की गति से पृथ्वी पर होने वाले उन बदलावों की भविष्यवाणी की जा सकती है जो या तो उसके लिए खतरा होते हैं या जिंदा रहने की उम्मीदें बढ़ाते हैं। ये वो वक्त था जब सिर्फ कल्पना की जमीन से ही कहानियां निकलती थीं। तब न तो मूवीज थीं, न टीवी और न किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हर इंसानी सभ्यता ने इन तारों को लेकर अपने ढंग से तस्वीरें गढ़ ली। ये तस्वीरें एक तरह से कहानी की किताब के पन्ने बन गईं, और देखा जाए तो हमारी जिंदगी की कहानी भी बयां करती हैं। इनमें जो देवता, हीरो, खेती में काम आने वाले जानवर और जानी पहचानी चीजें तलाशी गईं, वो हर सभ्यता में अलग अलग हैं। मगर तारों का एक समूह आसमान में अलग ही नजर आता है, जिसे प्राचीन ग्रीक लोगों ने भी पहचाना था और हमने भी। वो है प्लीडीज। तारों का ये समूह करीब 10 करोड़ साल पहले बना था। इसका हर तारा हमारे सूर्य से 40 गुना ज्यादा चमकदार है, और एल्सियोनी सबसे चमकदार तारा जो हमारे सूर्य से 1000 गुना ज्यादा चमकीला है। सदियों से प्लीडीज के जरिए पूरी दुनिया में लोगों की आंखें टेस्ट की जाती रही हैं। अगर किसी को उसमें 6 तारे दिख रहे हैं तो उसकी आंखों की रोशनी ठीक मानी जाती थी, और 7 से ज्यादा तारे देखने वाले को जंग या जासूसी के काम में लाया जाता था। ब्रिटिश आइल्स के प्राचीन केल्ट्स और ड्रुइड्स लोग तो प्लीडीज को भूत प्रेतों से जोड़कर देखते थे। साल के जिस दिन ये तारे आधी रात को आसमान में सबसे ऊपर पहुंचते थे, उस दिन माना जाता था कि मर चुके लोगों की आत्माएं धरती पर उतरती हैं। कहते हैं कि इस तरह वो त्योहार शुरू हुआ जिसे कभी सावीन कहा जाता था और अब हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में हमारे पूर्वजों ने आसमान में प्लेडीज के नजर आने के बारे में जोरदार कहानियां गढ़ी हैं। उत्तर अमेरिका के कायवा लोगों के मुताबिक इसकी वजह कुछ इस तरह से है। बहुत अरसा पहले कुछ लड़कियां तारों की छाव में मस्ती से नाचने के लिए अपने रहने की जगह से चुपचाप वहां पहुंच गईं। चट्टान बचाओ हमें, चट्टान हम पर रहम करो। चट्टान ने उनकी पुकार सुन ली और वो ऊपर को उड़ गई। ये वही चट्टान है जिसे आज डेविल्स टावर के नाम से जाना जाता है। वो लड़कियां तारे बन गईं, वही प्लीडीज तारे जो सर्दियों की रात में उस टावर के ऊपर आसमान में नजर आते हैं। प्राचीन ग्रीक लोग भी इन तारों को लड़कियां मानते थे। एटलस की 7 लड़कियां, जिनके पीछे भालू नहीं बल्कि ओरायन नाम का शिकारी पड़ गया था। एक दिन घूमते हुए उसकी नजर उन लड़कियों पर पड़ गई। ओरायन उनको हासिल करना चाहता था। 7 सालों तक उसने लगातार उनका पीछा किया। जब लड़कियां थक गईं, ज़ूस हमारी मदद करो, तो उन्होंने ज़ूस से मदद की गुहार लगाई। देवताओं के राजा ज़ूस को उन पर तरस आ गया और उसने उन 7 लड़कियों को प्लीडीज के तारों में बदल दिया। मगर देवताओं के दिमाग का भी क्या ठिकाना। जब एक बिच्छू के काटने से ओरायन की मौत हुई तो ज़ूस ने उसे आसमान में ऐसी जगह दी जहां से वो उन 7 खूबसूरत बहनों का पीछा करना जारी रख सके। हमारे पूर्वजों ने बहुत कमाल की कहानियां गढ़ी हैं, मगर वही तारों को हमारे सपनों की दुनिया में भी लेकर आए हैं। इन कहानियों के कुछ हजार साल बाद 3 कमाल के वैज्ञानिकों ने तारों की असलियत पर पड़ा पर्दा उठा दिया। तारे कई तरह के होते हैं। कुछ सूर्य जितने चमकदार होते हैं तो कुछ कम चमकीले। सबसे बड़े तारे सबसे छोटे तारों से 1 करोड़ गुना तक बड़े होते हैं। कुछ इतने पुराने हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। उनकी उम्र 10 अरब साल से भी ज्यादा है, और कुछ तारे अभी पैदा हो रहे हैं। तारों के केंद्र में एटम्स के आपस में मिलने से रोशनी पैदा होती है। तारों के बीच में गैस और धूल के जो बादल हैं, उन्हीं से नए तारे पैदा होते हैं। नए पैदा होने वाले तारों का मास यानी आकार अलग अलग होता है। छोटे तारे सबसे बड़े ग्रह से ज्यादा बड़े नहीं होते, और बड़े तारों के आगे सूर्य भी बौना दिखता है। ओरायन बेल्ट के नीचे नेब्यूला में हाल ही में पैदा हुए तारे हैं।
करीब 50 लाख साल पुराने, और ये अभी भी उसी गैस और धूल से गिरे हैं जिनसे उनका जन्म हुआ था। प्लीडीज के तारे भी अभी बच्चे ही हैं, करीब 10 करोड़ साल पुराने। इनके चारों ओर से गैस और धूल के बादल तो हट चुके हैं, मगर एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से ये बंधे हुए हैं। अगले कुछ करोड़ सालों में ये एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और कभी पास नहीं आएंगे। बिग डिपर के ज्यादातर तारों की उम्र ज्यादा नहीं है, तकरीबन 50 करोड़ साल। जिन बादलों से उनका जन्म हुआ था वो उससे दूर जा चुके हैं, मगर हम उनका पता लगा सकते हैं। आगे चलकर वो मिल्की वे आकाश गंगा के आसपास फैल जाएंगे। मगर ज्यादातर तारा मंडलों में ऐसे तारे हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। कुछ कम चमकीले हैं मगर पास हैं, जबकि दूसरे चमकीले हैं मगर दूर हैं। और हमारा अपना सूर्य कुछ ही प्रकाश वर्ष की दूरी से इसे दूसरे तारों के बीच ढूंढना मुश्किल है। वो रहा। हमारा सूर्य अधेड़ उम्र का है और अपने पैदा होने की जगह से काफी दूर आ चुका है। गैस और धूल के बादलों से इसके साथ पैदा होने वाले तारे आकाश गंगा में चारों ओर फैल चुके हैं। उनमें से कईयों के अपने ग्रह भी हैं। हो सकता है उनमें से कुछ पर जिंदगी और इंटेलिजेंस का विकास भी हो चुका हो। ज्यादातर तारे अपने साथ पैदा हुए किसी एक या एक से ज्यादा तारों का चक्कर लगाते हैं। नंगी आंखों से हमें ऐसे डबल या मल्टीपल स्टार सिस्टम्स के कम चमकीले तारे नजर नहीं आते। 3 सूर्य वाली दुनियाओं में रात तो शायद ही कभी होती हो, और दिन में कभी लाल तो कभी नीली रोशनी होती होगी। कोलैप्स हो जाना तारों की किस्मत में है। रात में आसमान में दिखने वाले सारे तारे 2 कोलैप्सेस के बीच में होते हैं। पहली बार तारों के बीच गैस के बादल कोलैप्स होने से तारे बनते हैं, और आखिर में चमकदार तारे के कोलैप्स होने से उसकी मौत हो जाती है। ग्रेविटी की वजह से तारे सिकुड़ते हैं जब तक कि कोई और ताकत बीच में नहीं आती। सूर्य दहकती गैसों का बहुत बड़ा गोला है। इसके केंद्र में बेहद गर्म गैसें सूर्य को बाहर फैलने के लिए जोर लगाती हैं। ठीक इसी वक्त सूर्य की ग्रेविटी इसे अंदर को खींचती है। हमारा सूर्य इन 2 ताकतों के बीच एक संतुलन बनाकर चलता है। ग्रेविटी और न्यूक्लियर फायर के बीच ये संतुलन अगले 4 अरब सालों तक ऐसे ही कायम रहेगा। मगर सूर्य में चूंकि हाइड्रोजन की खपत होती है, इसलिए इसका केंद्र बहुत धीमे धीमे सिकुड़ता है, और उसी अनुपात में सूर्य की सतह धीरे धीरे फैलती है। ये बहुत धीमे होता है। लाखों सालों में बस जरा सा ही फर्क आता है, मगर करीब 1 अरब साल बाद सूर्य आज के मुकाबले 10% ज्यादा चमकीला हो जाएगा। 10% शायद ज्यादा ना लगे, मगर उससे जो गर्मी बढ़ेगी उसका पृथ्वी पर बहुत असर होगा। जब आज से 4 या 5 अरब साल बाद सूर्य का सारा न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो इसकी गैस ठंडी हो जाएगी और प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। सूर्य का अंदरूनी हिस्सा बाहरी परतों के वजन को संभाल नहीं पाएगा और उसका टूटना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज अमर नहीं है, तारों की भी मौत होती है। 10 अरब सालों तक हाइड्रोजन एटम के फ्यूजन से पैदा हीलियम केंद्र में जमा हो जाएगी। सूर्य के वजन को संभालने लायक न्यूक्लियर फायर खत्म होने से इसका केंद्र भी टूटने लगेगा और इतना गर्म हो जाएगा कि हीलियम के एटम्स में फ्यूजन होने से कार्बन और ऑक्सीजन बनने लगेंगे। सूर्य का केंद्र पहले से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसका एटमॉस्फेयर तेजी से फैलना शुरू कर देगा। अगले 1 अरब सालों तक ये अपने पहले वाले आकार के 100 गुने से भी ज्यादा बड़ा रहेगा और रेड जायंट स्टार बन जाएगा। आगे फैलते हुए ये ग्रहों को अपनी चपेट में लेगा। पहले बुध और फिर शुक्र, और हो सकता है पृथ्वी भी। मुझे लगता है ऐसा होने में अभी करोड़ों साल हैं, और जब इतना पहले पृथ्वी पर जीवन पैदा हो गया है तो तब तक इंसान तारों के बीच कोई नया घर भी तलाश लेगा। जब सूर्य की सारी हीलियम खत्म हो जाएगी तो ये बहुत अस्थिर हो जाएगा। इसका बाहरी हिस्सा स्पेस में छितरा जाएगा। अब जो केंद्र नजर आएगा उससे चारों ओर जबरदस्त एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट लाइट निकलने लगेगी। एटम्स बेहद चमकदार रोशनी के साथ नाचने लगेंगे। सूर्य लड्डू की तरह भुरभुरा कर टूट जाएगा और सिकुड़कर पृथ्वी के 100वें हिस्से के बराबर बचेगा। इस वक्त सूर्य इतना ज्यादा घना हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इतने पास आ जाएंगे कि और सिकुड़ना मुमकिन नहीं रहेगा, और इसका जो बीच वाला चमकदार हिस्सा है
सिर्फ वही बचा रहेगा। ये एक सफेद बौना तारा बन जाएगा जो अगले 100 अरब सालों तक धीमे धीमे चमकता रहेगा। उस वक्त जो इंसान होंगे वो इस बचे खुचे तारे को देखकर क्या अंदाजा लगा पाएंगे कि कभी ये कितनी जिंदगियों को रोशन रखता था। किसी भी आम तारे की मौत का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलता। सिर्फ कुछ हजार सालों में ही वो गैस और धूल के बादलों में तब्दील हो जाते हैं, जिनसे फिर नए तारों का जन्म होता है। जुगलबंदी वाले तारों का मामला थोड़ा अलग होता है। आसमान के सबसे चमकदार तारे सीरियस का जोड़ीदार तारा बहुत कम चमक वाला एक सफेद बौना तारा है। कभी ये सूर्य जैसा हुआ करता था। जब सीरियस का ईंधन खत्म हो जाएगा और वो एक रेड जायंट बन जाएगा तो इसका असर सफेद बौने तारे पर भी पड़ेगा। जोड़ीदार तारे की जबरदस्त ग्रेविटी इसकी गैसों को अपनी ओर खींचेगी, जिससे ये एक गोल घूमती डिस्क में बदल जाएगा। जब बड़े तारे की गैसें सफेद बौने तारे की सतह पर पहुंचेंगी तो इसमें न्यूक्लियर धमाके शुरू हो जाएंगे। इनमें सबसे बड़े धमाके से सूर्य के मुकाबले 1 लाख गुना ज्यादा एनर्जी पैदा होगी। तारों के ऐसे हर धमाके को नोवा कहते हैं। लैटिन में इसका मतलब होता है नया। सूर्य से करीब 15 गुना बड़े तारों के साथ कुछ और ही होता है, जैसे कि राइजल यानी ओरायन का दायां पैर बनाने वाला बहुत बड़ा नीला तारा। इसकी कहानी कुछ अलग ही होगी। इलेक्ट्रॉन के प्रेशर से इसका सिकुड़ना बंद नहीं होगा। ये तारा अपने ही अंदर तब तक गिरता रहेगा जब तक कि इसका केंद्र बाहर धक्का देना शुरू नहीं कर देता। राइजल करीब 1 लाख गुना सिकुड़ जाएगा जब तक कि न्यूक्लियाई के बीच कोई जगह नहीं बचती और ये आगे नहीं सिकुड़ सकता। उस वक्त इसमें और भी जबरदस्त न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगते हैं और बनता है सुपरनोवा। तारों में ज्यादातर बदलाव करोड़ों या अरबों सालों में होते हैं, मगर सुपरनोवा धमाके शुरू करवाने वाला इंटीरियर कोलैप्स कुछ ही सेकंड में हो जाता है। इसके बाद सिर्फ एक एटॉमिक न्यूक्लियस बचता है जो एक छोटे शहर जितना होता है। तेजी से घूमते इस न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। मगर सूर्य से 30 गुना से भी ज्यादा बड़े तारे का सिकुड़ना कोई नहीं रोक सकता, जैसे कि ओरायन की बेल्ट वाले तारे एल नीलाम के साथ होगा। कुछ लाख साल बाद जब एल नीलाम का ईंधन खत्म हो जाएगा तो यह भी सुपरनोवा बन जाएगा। अंदर को धंसते एल नीलाम का केंद्र इतना बड़ा होगा कि न्यूक्लियर फोर्स भी उसके सिकुड़ने को नहीं रोक पाएगा। इस जबरदस्त ग्रेविटी के आगे कुछ नहीं टिकता। ऐसे तारों की किस्मत बहुत हैरत अंगेज होती है। इसका कोलैप्स होना जारी रहेगा और ये उस सरहद को पार कर जाएगा जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। उसके आगे हम नहीं देख सकते। उस सरहद के पार जाते ही ये तारा पूरी तरह नजरों से ओझल हो जाएगा। ये ब्लैक होल के अंदर पहुंच जाएगा। यहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी तक इससे बचकर नहीं निकल पाती। मगर एक बहुत ही अलग किस्म का तारा होता है जिसका अंत इससे भी ज्यादा नाटकीय होता है। ऐसा एक तारा हमारी आकाशगंगा में भी है। ये इतना ज्यादा अस्थिर है कि जब ये मरता है तो ये कोई नोवा या सुपरनोवा नहीं बनता। इसका अंत उससे भी ज्यादा भयानक होता है, हाइपरनोवा बनकर। हो सकता है ये नजारा हम भी देख पाएं। रात में आसमान का नजारा देखना हो तो ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। यहाँ न बिल्डिंग्स हैं, न कार, न स्ट्रीट लाइट, यहाँ कुछ नहीं सिवाय तारों की रोशनी के और कुछ एक कंगारुओं के। यहाँ से मिल्की वे का नजारा बहुत ही अच्छा दिखता है। हमारी आकाशगंगा का केंद्र एकदम बीच आसमान में है और ये दोनों ओर इस तरह से फैली है मानो आसमान की रीढ़ की हड्डी हो। हमारी आकाशगंगा गोल घूमते आकार की है और जब हम मिल्की वे को देखते हैं तो इसकी गोल घूमती डिस्क के अरबों तारे नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस खूबसूरत आसमान में सिर्फ मिल्की वे के तारों की रोशनी ही हो, कुछ काले धब्बे भी हैं जो तारों की रोशनी रोकते हैं। ये धब्बे धूल की वजह से है। धूल रोशनी को रोक लेती है और धूल की यहाँ कमी नहीं है। ज्यादातर सभ्यताओं में
इंसान ने तारों को मिलाकर आसमान में जानी पहचानी तस्वीरें बनाई हैं। इन्हें तारामंडल कहते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों ने मिल्की वे के अंदर के अंधेरे में एक पैटर्न ढूंढा था। उन्हें उसमें एक ईमू दिखा जो इस महाद्वीप की एक बड़ी चिड़िया है। वो उन्हें तारों में नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में दिखा था। रात के आसमान को कई तरह से देखा जा सकता है। हम करीब 10 लाख सालों से आसमान को देख रहे हैं और इस बीच काफी कुछ हुआ है। हमारी आकाशगंगा में सुपरनोवा धमाके करीब 100 साल में एक बार होते हैं। अगर हम उन 10 लाख सालों की उन सारी रातों को 1 मिनट में देख लें तो नजारा कुछ ऐसा होगा। हमारी आंखें अगर टेलीस्कोप जैसी होती, अगर उनका रोशनी अंदर आने वाला हिस्सा बड़े पहिए जितना होता और आंखें सिर्फ एक किस्म की रोशनी देखने तक सीमित न होती, इंफ्रारेड से मिलती लाइट वाली आकाशगंगा जिसमें सुपरनोवा के धमाकों से बाहर को फेंकती धूल के गुबार हैं, जो अनगिनत तारों के ऊपर किसी परछाई जैसे लगते हैं। करीब 7,500 प्रकाश वर्ष दूर हमारी आकाशगंगा के एक दूसरे हिस्से में बहुत बड़े पैमाने पर उठापटक चल रही है। ये करीना नेब्यूला है, तारे बनाने की मशीन। इसे पार करने में रोशनी की एक किरण को पूरे 50 साल लगते हैं। यहाँ पैदा होने वाले बड़े तारे अपने जबरदस्त अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आसमान की गैस और धूल को जला देते हैं। जब कोई बड़ा तारा मरता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये टुकड़े स्पेस में फैल जाते हैं, जिन्हें तारों की रोशनी दूर ले जाती है और ग्रेविटी पास ले आती है। तारों से धूल और धूल से फिर तारे बनते हैं। कॉस्मोस में कुछ बेकार नहीं जाता। मगर कोई तारा कितना बड़ा हो सकता है, इसकी भी एक हद है। 17वीं सदी में जब एडमंड हैली ने दक्षिणी गोलार्ध के तारामंडलों का नक्शा बनाने के लिए भूमध्य रेखा पार की, तो उन्हें एटा करीना दूसरे कम चमकीले तारों जैसा ही लगा। मगर 1843 में एटा करीना अचानक आसमान का दूसरा सबसे चमकीला तारा हो गया और सिर्फ सीरियस ही उससे ज्यादा चमकीला था और इसकी चमक बढ़ती जा रही है। डंबल के आकार का ये बादल बड़े होते तारे की निशानी है। इसके केंद्र का तारा मानो पागल हो गया है। यह अस्थिर तो है ही, मगर एटा करीना सूर्य से कम 100 गुना बड़ा भी है और इससे सूर्य के मुकाबले 50 लाख गुना ज्यादा रोशनी निकल रही है। ये साबित कर रहा है कि कोई तारा कितना बड़ा हो सकता है। यही नहीं, इस बात के भी सबूत हैं कि एटा करीना पर एक जुड़वा शैतान तारे की ग्रेविटी का भी खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ा तारा इसके इतना नजदीक घूम रहा है जितना शनि सूर्य से दूर है। बहुत बड़े तारे के केंद्र से इतनी ज्यादा रोशनी निकलती है कि उसकी ग्रेविटी तारे को बाहर फैलने से नहीं रोक पाती। अगर तारा ज्यादा बड़ा है तो इसके रेडिएशन का दबाव ग्रेविटी पर भारी पड़ता है और तारा धमाके के साथ बिखर जाता है। एटा करीना की किस्मत उसी वक्त तय हो गई थी जब कई लाख साल पहले वो पैदा हुआ था। जब कभी भी ये बिखरेगा, और कौन जानता है ये बिखर भी चुका हो, क्योंकि हम जो रोशनी देख रहे हैं वो तारे से 7,500 साल पहले चली थी। खैर, ऐसा होने पर एक बेमिसाल नजारा दिखेगा, एक हाइपरनोवा। ये धमाका इतना जबरदस्त होगा कि हम इसे आसमानी आतिशबाजी भी कह सकते हैं। अगर उसके आसपास कोई ऐसे सौर मंडल हैं जिनके ग्रहों पर जीवन है, तो उनके दिन बस गिनती के ही बचे हैं। हाइपरनोवा से स्पेस में बहुत ज्यादा रेडिएशन फैलता है। सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक्सरे और गामा रे भी। और जो भी ग्रह इससे कुछ दर्जन या शायद सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर भी होंगे, उनके एटमॉस्फेयर बर्बाद हो जाएंगे और उनमें जानलेवा रेडिएशन फैल जाएगा। आसपास के हजारों तारों पर भी इससे तबाही फैल जाएगी। इस वक्त शायद आप यही सोच रहे होंगे कि हम पर तो खतरा नहीं है। अगर एटा करीना में धमाका हुआ तो पृथ्वी का क्या होगा? यकीन मानिए, यहाँ कोई खतरा नहीं है। याद रहे, हम एटा करीना से 7,500 प्रकाश वर्ष दूर हैं, किसी आम तारे का, और जिसमें धमाका हो रहा हो उसका रेडिएशन भी दूरी के साथ कमजोर पड़ जाता है। इसके बावजूद मरता हुआ एटा करीना आसमान में शानदार नजारा पेश करेगा। ये दक्षिणी गोलार्ध के आसमान को इस तरह रोशन कर देगा मानो एक दूसरा चांद निकला हो। तारों में इससे ज्यादा नाटकीय नजारा कोई और नहीं होता। हमारे पूर्वज सूर्य की पूजा करते थे और वो बेवकूफ नहीं थे। सूर्य और तारों का सम्मान करना बेमतलब नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं। चट्टानों में जो सिलिका है, हवा में जो ऑक्सीजन है,
हमारे डीएनए में जो कार्बन है, इमारतों में जो आयन है, गहनों में जो चांदी है, ये सब कुछ तारों में बना था। अरबों साल पहले हमारा ग्रह, हमारा समाज और यहाँ तक कि हम भी तारों की धूल हैं। दुनिया में जो भी होता है वो किसी तारे की एनर्जी की वजह से ही कैसे होता है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी चारों ओर है। जब सूर्य के अंदर हाइड्रोजन एटम्स का फ्यूजन होता है तो उससे हीलियम के एटम बनते हैं। इस फ्यूजन से जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो 1 अरब साल तक सूर्य के अंदर भटकने के बाद ही सतह तक पहुंच पाती है और वहां पहुंचते ही सूर्य से सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है इस धूप की शक्ल में। जब ये धूप किसी पत्ती पर पड़ती है तो उस पौधे के अंदर केमिकल एनर्जी के तौर पर जमा हो जाती है। इस तरह धूप से रस तैयार होता है। एनर्जी में इस प्रकार का बदलाव हर कहीं हर वक्त चलता रहता है। तारों की एनर्जी से हवाएं और लहरें और ये पूरा जीवन चलता है। हम कितने किस्मत वाले हैं जो इतनी ज्यादा साफ सुथरी एनर्जी आसमान से किसी तोहफे की तरह हमारे ऊपर बरस रही है। कॉस्मोस में बदलाव से कोई नहीं बच सकता। आज से 1 या 2 करोड़ साल बाद ऐसा मौका भी आएगा जब लगेगा कि ओरायन आखिरकार उन 7 बहनों को पकड़ने ही वाला है। मगर इससे पहले कि वो उनको अपनी गिरफ्त में ले, ओरायन का सबसे बड़ा तारा सुपरनोवा बन जाएगा। इसके साथ ही ओरायन द्वारा प्लीडीज का पीछा करना बंद हो जाएगा और 7 बहनें बाहें फैला इंतजार कर रहे मिल्की वे के अंदर पहुंच जाएंगी। पृथ्वी पर हमें अपने इकलौते सूर्य के भविष्य की फिक्र है और ये जाहिर सी बात भी है। मगर आकाशगंगा में बहुत दूर एक तारे के चारों ओर घूम रहे ग्रह को एक अलग ही सुबह का इंतजार है। ये सनराइज नहीं बल्कि गैलेक्सी राइज है। ये वो सुबह है जिसमें 200 अरब सूर्य उगे हैं। पूरा का पूरा मिल्की वे उग रहा है। बहुत बड़ी ये कुंडली जिसमें आपस में टकराते गैस के बादल हैं, ठंडे होते तारे हैं, चमकदार बड़े तारे हैं, स्थिर और अधेड़ उम्र के सूर्य हैं, रेड जायंट्स हैं, व्हाइट डॉर्फ्स हैं, प्लैनेटरी नेबुला, सुपरनोवास, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स, ब्लैक होल्स और ऐसी तमाम चीजें हो सकती हैं जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। मिल्की वे में बहुत ऊपर मौजूद उस दुनिया को ये पता चल जाएगा और जो हमारी दुनिया को भी पता चलना शुरू हो गया है कि हम एटम और तारों से मिलकर बने हैं। हम जो कुछ भी हैं वो उसी बड़े और पुराने कॉस्मोस का बनाया हुआ है जिसके हम बहुत मामूली से हिस्से हैं।